देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। देश में कई जगह नमाज अदा करने के लिए लोग वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टियां बांधकर पहुंचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नमाज के दौरान नमाजी फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर खड़े नजर आए। वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध जताते हुए हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। वक्फ बिल का मुद्दा देश में काफी वक्त से चल रहा है। सरकार जब से वक्फ बिल लाई है तब से मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके पास कितनी संपत्ति है और आखिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। इन सबसे पहले ये जान लीजिए कि काली पट्टी बांधने पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य इसको लेकर पहले ही विरोध जता चुके हैं। हाल ही में ओवैसी ने कहा, वक्फ के कानून के खिलाफ काली पट्टी बांधी गई है। नरेंद्र मोदी इस बिल के जरिए हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ और ओवैसी के बयानों के बाद देश भर में मुस्लिम काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अब काली पट्टी को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने कहा, ये ठीक नहीं है। कुछ पैसे वाले मुसलमान वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। मंत्री सारंग ने पुलवामा और मुंबई आतंकी हमलों का भी जिक्र किया है। जिन लोगों ने रंग में भंग डालने का काम किया, ये ठीक नहीं है। आप काली पट्टी बांध रहे हो। आपने वक्फ कानून में परिवर्तन जो हो रहा है वो पढ़ा है क्या? चंद पैसे वाले मुसलमान लोग वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं और यदि उस संपत्ति पर अब गरीब मुसलमानों का हक भी सरकार निश्चित करना चाहती है तो उन बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। आपने काली पट्टी बांधी, आप फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हो। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, आपने पोस्टर लगाए क्या? आपने काली पट्टी बांधी क्या? मुंबई में आतंकवादी हमला हो जाता है, आपने काली पट्टी बांधी क्या? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, आपने काली पट्टी बांधी क्या? इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। यदि ऐसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो इससे नुकसान ही होना है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि बिना प्रभावित पक्ष की राय जाने फैसला करना ठीक नहीं है। जब सब ठीक चल रहा था तो उसमें अड़ंगा लगाने की क्या जरूरत थी? देखिए, वक्त के हिसाब से कई चीज़ों में बदलाव होता है, ये प्रकृति का भी नियम है परिवर्तन होना। लेकिन सच बात ये है कि आप बिना विशेषज्ञों से, बिना प्रभावित पक्ष की राय जाने बिना आप कोई भी संशोधन करते हैं तो निश्चित रूप को आपको, जिस तरह से आपने किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लेकर के आए, जिसमें आंदोलन में किसानों के 700 किसानों ने शहादत दी,
आखिरकार सरकार को हारना पड़ा ना, कानून वापस लेना पड़ा। तो आप विशेषज्ञों से राय ले लीजिए, नहीं तो जैसा जो चल रहा है वो उनके लिए ठीक था, तो कोई विरोध नहीं था, तो आप काहे के लिए उसमें अड़ंगा कर रहे हैं। अब विश्वास सारंग जी पर आ जाते हैं। माननीय मंत्री जी, हम उस देश के नागरिक हैं जो विश्व शांति चाहता है, और हमारे यहाँ विश्व संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में विश्व शांति यज्ञ भी होते हैं। हम किसी भी देश को दुश्मन नहीं मानते। हाँ, हमसे कोई टकराएगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देते हैं, लेकिन हम मानव जाति से प्रेम करने वाले लोग हैं, और इन प्रेम करने वाले लोगों को आप वर्ग विशेष में बांट करके या डिवाइड एंड रूल की भाषा बोल करके आप पोलराइजेशन करने का काम ना करें। आज त्यौहार है, आज हमारी नवदुर्गा चल रही हैं, देवी माँ की उपासना चल रही है, इधर मुसलमान भाइयों की ईद है, तो इन सब पे शुभकामनाएं दो, राजनीति ना करो तो बेहतर होगा। काली पट्टे बांधकर प्रदर्शन करने को लेकर मुस्लिमों का क्या कहना है, अब ये सुन लीजिए। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और हमारे हिंदू समाज के भाइयों की नवरात्रि शुरू हो गई हैं, हम उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं उनको देता हूं। फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, जैसा कि माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी कह रहे हैं, मैंने सुना है अभी वाइट में, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि भाई मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, दूसरे मुसलमान, इन मुसलमानों को देना चाहते हो। अरे हमारी वक्फ की जायदादें छीन कर फिर हमें कुछ देना चाहते हो। भाई आप सक्षम हो, सरकार है आपकी, मध्य प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अगर मुस्लिम समाज, पसमानदा मुस्लिम समाज या दबे कुचले मुस्लिम समाज को कुछ देना चाहते हो तो उससे छीनो मत, उसके हक अधिकार को मत छीनो, उससे उसकी मदरसे मस्जिदें मत छीनो, उसकी ज़मीनें मत छीनो। आप अगर देना चाहते हो तो ईमानदारी से दीजिए। फिर आपका नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे पैदा होगा, क्योंकि आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो आप कहना चाह रहे हैं कि फ़लस्तीन वाले मुद्दे पर भी और काली पट्टी पर भी उन्होंने कुछ कहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन अल्लाह महा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बात साबित कर दी फ़लस्तीन के लोगों ने। उन्होंने दिखा दिया कि पूरे वर्ल्ड में अगर मुसलमान कहीं का है तो फ़लस्तीन का है। जिस तरह से वो सब्र कर रहा है, उस पर बम बरसाए जा रहे हैं, उस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उसके मासूम बच्चों के कत्ल किए जा रहे हैं, महिलाओं औरतों के कत्ल किए जा रहे हैं, इसके बाद भी खामोश है वो। तो उनसे सब्र सीखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी बम, गोले, बहुत सारी चीज़ें बरसा रही है मुस्लिम समाज पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, जालिम की हुकूमत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि वो पुलवामा में और जब वो आर्टिडेक्स आया था, जहाँ हमारे बहुत सारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उस टाइम भी भारत का मुसलमान सड़कों पर निकला था और पूछा था कि माननीय मोदी जी ये बताएं कि ये बारूद कहाँ से आया। आज तक वो इसका जवाब नहीं दे पाए। बांग्लादेश के मामले में हो या कहीं के भी मामला हो, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमने तो इस देश के लिए अपने खून दिया है, शहादतें दी हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो आप काली पट्टी देख के इतना मत घबराओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे के पूरे भारत के मुसलमान सरों पे कफन बांधने के लिए भी तैयार हैं। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि ये सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। देखिए, हम लोग सब सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हमारी भी दीपावली आती है, हमारी भी होली आती है, हमारी भी रक्षाबंधन आती है, हमारे भी 30 त्यौहार आते हैं जिनको कि हम लोग मनाते हैं। आज ईद का त्यौहार है, सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। पर मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि भोपाल के ईदगाह हिल मस्जिद के ऊपर नमाज के बाद जिस प्रकार से हाथ में काली पट्टी बांधी और फिलिस्तीन की तख्ती लेकर उसका समर्थन करने का जो काम
कतिपय मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे के ऊपर कर रहे हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर उसको तुष्टीकरण की राजनीति करना है तो उसको अपना झंडा डंडा और अपनी नीति विचारधारा को लेकर पाकिस्तान में जाकर ही राजनीति करना चाहिए। अब ये जान लीजिए कि वक्फ बिल को लेकर ये विरोध शुरू क्यों हुआ। दरअसल वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं उनके लिए इस संपत्ति का उपयोग हो सके। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है। इसे एक उदाहरण से समझें तो मोहम्मद गोरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दे दी। लेकिन इन शक्तियों में इजाफे के साथ ही अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। संशोधन ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व इससे नहीं आ रहा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि वक्फ में आज आम मुसलमान की जगह नहीं है। सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है। कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं करने देता। इस पर विवाद क्यों? वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, तो वो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है, तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है। यानी अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है, तो हमेशा के लिए वो वक्फ की ही रह जाती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे एक गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। वक्फ बिल में बदलाव किए गए। नए बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अगर किसी ने वक्फ को जमीन दान में दी है, चाहे उस पर मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ में 2 महिलाओं, 2 अन्य धर्म के सदस्यों को एंट्री मिलेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इस बिल को लेकर जेपीसी का भी गठन किया गया था और संसद के दोनों सदनों में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। लेकिन मुस्लिमों के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस,
टीएमसी और आजाद समाज पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। जिस दिन से ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से लेके और फिर इस पे जेपीसी बनी, मैंने मांग की थी। हमने पहले दिन भी विरोध किया जब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने जब जेपीसी बनी उसमें मांग की कि मुझे उसमें रखा जाए। उसके अलावा जहां जहां ये जेपीसी की टीम गई है, कमेटी गई, वहां हमारी पार्टी ने ज्ञापन देकर इसका विरोध किया, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो। इसको कमेटी के सब लोग, साथी जो हमारे मेंबर्स और कमेटी के चेयरमैन सब लोग जानते हैं। और अब भी जो यहाँ विरोध प्रदर्शन है उस पर भी हमारा पूर्ण समर्थन है। ये बिल सरकार के इशारों पे, यानी कि अगर डीएम को पावर चली जाएगी तो डीएम सरकार का होता है, वो सरकार के इशारों पे काम होगा। एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में खड़ी की जा रही है कि बुनियादी मुद्दों से दूरी बने। जब इस तरह के रोज विवाद होंगे तो जो एससी एसटी ओबीसी के बुनियादी मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान पर चर्चा नहीं होगी। और एक हिंसक समाज बनाने के लिए और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया, तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को रोकने काम करेंगे। वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है, संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है इस देश में पिछले 11 साल में ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही। वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना, नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया, दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हो, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि
अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं किट बांट कर। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दी। वापस लो, वक्त का काला कानून वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बता दें कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़, सेना के पास 17 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ संपत्ति है। देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास है, जो करीब 2 लाख से ज्यादा है। दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी गई थी, जिसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं, यानी कि लगभग 6.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।